सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की वकालत वाले मोहन भागवत के बयान के बाद से सियासी पार्टियां आमने सामने आ गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि सावरकर को ब्रिटिश रत्न दे देना चाहिए। ओवैसी तो इतने फायर है कि कह रहे हैं कि बीजेपी गोडसे को भी भारत रत्न दे देगी। वहीं इन्हीं ओवैसी के यूपी चीफ कह रहे हैं कि हम दो हमारे 24, वो इस फॉर्मूले की बातचीत कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये वोट बैंक की लड़ाई है? क्या देश की सियासत में हंगामा सावरकर को लेकर इसलिए है क्योंकि उनकी इमेज हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर है, और दूसरी ओर हम दो हमारे 2 दर्जन की बात क्या इसलिए हो रही है क्योंकि ये वोट बैंक की लड़ाई है? तो सवाल ये कि देश में वोट बैंक की सियासत क्या इसीलिए सावरकर के नाम पर सियासी हंगामा, और फिर क्या इसीलिए यूपी में हम दो हमारे 2 दर्जन की बातचीत? मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अमित जमेई जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता, और इमरान सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमआईएम के पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जमेई, आपसे शुरुआत करता हूं। एकाध नाम के आगे पीछे घूमते रहते हैं सावरकर को भारत रत्न देने की बात, क्यों ये लगता है कि एकाध नाम के आगे पीछे? देखिए, आरएसएस को हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर 1980 तक का एक ऐसा जमाना था जो पूरे देश में जो है इनको ऑथराइजेशन नहीं मिलता था, और आरएसएस के लोगों में ये हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने आप को खुल के कह सकें कि वो देश विरोधी धारा में साथ थे, ब्रिटिश राज के साथ थे। लेकिन अब जिस तरह से हमारे देश में मिलिटरिज्म और जो हिंदुत्व का उभार है, आप देखिए कि आरएसएस से निकले हुए लोग देश के बड़े बड़े पदों पे, उच्च उच्च पदों पर आज बैठे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप नाथूराम गोडसे को भी ले लीजिए। समाजवादी पार्टी आपसे निवेदन करना चाहती है कि आप नाथूराम गोडसे को भी, और मुसोलिनी, जहां से आरएसएस और जो जनसंघ की विचारधारा है, भाई हम अंतरराष्ट्रीय लोगों को भी तो देते ही है ना। तो मुसोलिनी को, हिटलर को, नाथूराम गोडसे को हम चाहते हैं कि 3 नाम और जोड़ लिए जाएं, तो बहुत ही सुंदर तस्वीर दिखेगी। और जाहिर सी बात है, राज आपका है। इस देश में महंगाई, गरीबी, भुखमरी, अंतरराष्ट्रीय दबाव, अमेरिका की धमकी, उसके डंडे, उस पे बात ना हो, उस पे चर्चा ना हो। तो आप देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए, सरकार आपकी है। मुझे ऐसा लगा अमित जमेई आपकी बात को सुनकर कि आपको सावरकर से दिक्कत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्ववादी इमेज है, आप सीधे हिंदुत्व की लाइन पर आ गए। नहीं, देखिए, हमारे देश के जो 90% लोग हैं, 90% जो हिंदू हैं, उन्होंने सेकुलर भारत के लिए अपनी जानें दी। सेकुलर भारत के लिए जो फाउंडेशंस थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज की, उनकी विचारधारा ना तो उनके साथ थी, ना कि नाथूराम गोडसे और सावरकर जैसे लोगों के साथ थी। तो हमारे देश का हिंदू तो दुनिया में सबसे महान हिंदू सभ्यता मतलब है। आपकी सेकुलरिज्म की परिभाषा में वीर सावरकर फिट नहीं बैठते हैं। आपकी सेकुलरिज्म की परिभाषा में यूपी एमआईएम चीफ शायद ज्यादा फिट बैठते हैं, जो हम दो हमारे 2 दर्जन की बात करते हैं। नहीं राकेश पांडे जी, हमारी विचारधारा में वो लोग सूट करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जानें दी, कुर्बानियां दी, जिन्होंने सेकुलर भारत को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को अपना माना। सीधी सी बात है। ठीक है, तो राधिका खेड़ा, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी हिंदुत्ववादी है तो वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जाएगा। सभी को नमस्कार। आज सावरकर जी के ऊपर जो विरोध कर रहे हैं, उनसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस में आते हैं कि आप सावरकर साहब से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि सावरकर जी केवल एक नाम नहीं है, विनायक दामोदर सावरकर जी एक विचार है, राष्ट्रवाद का विचार, सिर्फ हिंदू धर्म का विचार नहीं, हिंदू धर्म के तो है ही, पर राष्ट्रवाद के विचार है। काला पानी की अमानवीय यातनाएं हो या 2-2 आजीवन कारावास, और ये इतिहास है, कल्पना नहीं है। वो नेहरू जी और गांधी जी की तरह किसी फोर्ट के अंदर किताबें पढ़ते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, गद्दे वाले बिस्तर पे नहीं सोते थे। काला पानी एक बार जाके देखिए, वहां पे जो म्यूजियम है, कि वो किस हालात में रहते थे। आपको तकलीफ इसी बात से है क्योंकि वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते थे। वो मजहब की, आपकी राजनीति जो तुष्टीकरण की आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान आगे बढ़ाया जाए, पूरा राष्ट्र आगे ना जाए, हाँ है वो कट्टर हिंदू है, इसीलिए वो सेक्युलर है। आपके जैसे नहीं है। आपके यहाँ पे कट्टरवाद सेक्युलर नहीं होता है, असली सेक्युलर कट्टर हिंदू ही होता है, क्योंकि अगर वो अपने धर्म को लेके इतना स्ट्रांग है तभी वो सेक्युलर हो सकता है। लेकिन आप लोग तो अलग ही जिहाद पे चलते हैं। आपको सारी बात ये चुभती है कि कैसे कोई राष्ट्र को आगे रखने वाला, हिंदू धर्म को आगे रखने वाला, उसको कैसे अवार्ड दे दे। और रही बात, बिल्कुल दिया जाएगा, सावरकर जी को दिया जाएगा। और हम तो वो पार्टी से आते हैं जिसने, और विचारधारा से आते हैं जिसने जीते जी खुद को भारत रत्न नहीं दिए।
रहे भी महलों में अंग्रेजों की सेवा करते हुए। आप मुझे बताइए राकेश जी, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू जी, बहुत बड़े वकील थे। उस समय जब अंग्रेजों का जमाना था, जब अंग्रेजों यहाँ पे थे, तो अब क्या लिखा जाता था दरवाजों पे? डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। लेकिन उनके पास इतना पैसा था कि उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू सवाल है, जी राधिका खेड़ा जाते थे धुलने। राधिका खेड़ा जी, एक सवाल है, प्रियंका चतुर्वेदी ये सवाल कर भी रही हैं और वो सवाल ठीक भी है एक हिसाब से कि 11 साल हो गए, देना था दे दिया होता, अब तक किसने रोका था? किस मुहूर्त का इंतजार है? देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी तो सवाल ना ही करें। वो लोग, वो पार्टी जो उस पार्टी के साथ खड़ी है जो सावरकर जी को, उनकी इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो सावरकर जी को गाली कर देते हैं, वो तो उसी राहुल गांधी के साथ खड़ी है ना। उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलती है वो भी जानते हैं, और वह तो बिल्कुल ही ना बोले। नहीं, लेकिन ये बात ठीक भी तो है, आप मान भी रही है कि सावरकर को दे देना चाहिए भारत रत्न, तो 11 साल में दे दिया होता। राकेश जी, हम वो विचारधारा नहीं है, हम सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास वाली विचारधारा है। हम जीवित होते हुए खुद को भारत रत्न नहीं देते, इसीलिए हमने प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न अरे मैं पूछ रहा हूँ, सावरकर को क्यों नहीं दे दिया 11 साल में? को भी दिया भारत, और जिनको भी हम ही देंगे। अभी हम जा खा रहे हैं, आपको क्या पता हम कब देने वाले? अभी तो अगले 25 साल तो इनको नहीं, ठीक है, जब तक जनता कहेगी आप रहिए सत्ता में, कोई भी पार्टी रहे सत्ता में, लेकिन 11 साल हो गए, दे देना चाहिए था, यही बात। अमित जमई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हम राधिका खेड़ा जी की विचारधारा जानते हैं कि इनकी और उनके परिवार की विचारधारा क्या है। कम से कम सावरकर वाली विचारधारा तो नहीं है। चलिए ठीक है, अभी आपका नया नया पार्टी है, नया नया धारा है, नया नया विचारधारा है। मेरे परिवार पे ना जाइए राकेश जी, मेरा परिवार टूटियां नहीं चुराता है। मैं बोलने पे आई ना, फुदकते में जाएंगे। मेरा परिवार टूटियां नहीं चुराता है जब उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और मैंने कहा सेक्युलर, मेरे परिवार में आरएसएस थे, मेरे नाना जी आरएसएस के विचार प्रचारक थे। आपको तकलीफ है? आप क्या जानते हैं मेरे खानदान के बारे में? आप अपने टूटी चोर खानदान के बारे में बात करिए। इंस्टॉल अच्छा करो या कच्चा करो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप टूटी चोर, ये बताइए आपके परिवार में टूटी क्यों घुसे थे? आपके कांग्रेस में घुसे थे, तुम घुसपैठिए, आरएसएस के घुसपैठिए। से बात करिए राकेश जी, क्या गली के गुंडों को लेकर आए हैं? राकेश जी, क्या गली के गुंडे को लेकर आए अपने शो पे? ऐसे गली के गुंडों को लाते हैं आप शो पे? नहीं, एक मिनट मैं बीच में आता हूं। सभी अपनी मर्यादा बनाकर रखे, कोई गली का गुंडा यहाँ पर नहीं है। राधिका जी और अमित जमई, आपसे भी रिक्वेस्ट है, तुम तड़ाक पर मत आइए। आपको राधिका खेड़ा से बातों से असहमति होगी, राधिका खेड़ा की बातों से असहमति होगी, लेकिन तुम तड़ाक ठीक नहीं लगता है। और आप भी राधिका जी अवॉइड करिए, गली का गुंडा कोई नहीं है। 30 सेकंड में आप दोनों लोगों को देता हूं, पहले 30 सेकंड अमित जमई के। बैठिया थी कांग्रेस में, पूरा देश जाने, आज पूरा देश जान गया। मैं तो इसलिए कहना चाह रहा था, इन्होंने खुद बता दिया, बड़ी अच्छी बात है। मुझे ज्ञान ना दे, एक छिछोरा गली का गुंडा जिसका परिवार आरएसएस की घुसपैठिया कांग्रेस में बैठ के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रही थी। राहुल गांधी अपनी सरकार में अपनी पुलिस को भैंसों के पीछे लगाते थे और इंसानों के पीछे अपने गुंडे लगाते थे, वो यहाँ पे आके टूटी चोर मुझे ज्ञान ना दे। ठीक, प्लीज राधिका जी, प्लीज अमित जमई आपके 30 सेकंड रिप्लाई करिए। राधिका जी प्लीज 30 सेकंड दीजिए अमित जमई को, प्लीज 30 सेकंड दीजिए, 3 मेहमान वेट कर रहे हैं प्लीज। राधिका खेड़ा जी उत्तर प्रदेश के बारे में जानती क्या है? इन्हें चवन्नी कुछ नहीं पता है। पूरे देश में रेप में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, और किडनैपिंग में नंबर 1 पे है, बच्चों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर है। इनका मंत्री स्वतंत्र देव को इन्हीं का विधायक बंधक बना लेता हो, कहता है मुख्यमंत्री को भी बंधक बनाऊंगा। कौन क्या है? अरे पहले मुख्यमंत्री को बचाओ, अपने हमारे चक्कर में ना पड़ो। मैं आगे बढ़ता हूं, अमित जमई जी आगे बढ़ता हूं। यूपी की कानून व्यवस्था पर अलग से डिबेट कर लेंगे। पहली बार सपा सरकार में 5 तरीके के अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया था, छोड़ दीजिए, मैं उस पर बाद में डिबेट कर लूंगा। अब अश्विनी मिश्रा, इमरान मसूद ने कहा कि अखंड भारत को खंड खंड करने के लिए सम्मान दे दें क्या? मतलब जिन्ना ने खंड खंड नहीं किया, सावरकर, आपको जिन्ना से ज्यादा प्रेम दिख रहा है? पांडे जी, राधिका जी ने बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात रखते हुए अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि ये कट्टर हिंदूवादी हैं। कट्टर हिंदूवादी और हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी नया शब्द लेके आए, मतलब हिंदुओं में भी कट्टरता हो तभी आप हिंदू कहलाएंगे। यही कट्टर हिंदूवादी गोडसे था जो ऐसी मानसिकता लेके चलता था कि उसने गांधी जी की हत्या कर दी। और वो किससे इंस्पायर था? सावरकर से। उसने एक अग्नि मैगजीन में एक फोटो निकाली थी जिसमें सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राम लक्ष्मण दिखाया था और गांधी जी को रावण दिखाया था।
एक्चुअली में यही अंतर है कट्टर हिंदूवादी में और हिंदू में। हिंदू विश्वास करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कट्टर हिंदूवादी इनकी जिसको आप सो कॉल्ड हिंदुत्व भी बोलते हो, वो वही अंतर है जो गोडसे और गांधी में है। वो वही अंतर है जो राम और रावण में है। राम भी हिंदू थे, रावण भी हिंदू थे, पर रावण हिंदुत्ववादी कह सकते हो उसको आप। वही अंतर है, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। वही अंतर है जो मनुस्मृति और संविधान में है। तो ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं, कट्टर पंथ को मानने वाले हैं। रही बात आपने जो सवाल पूछा जिन्ना और सावरकर, जिन्ना और सावरकर का प्यार तो सबको पता है। सावरकर बिल्कुल चाहते थे एक अलग राष्ट्र बने, हिंदूवादी राष्ट्र बने, और उन्होंने ये जिन्ना के साथ मिलकर किया। 19 अधिवेशन में 1937 अहमदाबाद में सावरकर ने प्रस्ताव पास किया कि देश के 2 अलग अलग हिस्से किए जाएं, एक हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र। नहीं, 1940 एक चीज बता दीजिए, राधिका होगा एक बार सबके पास चला जाओ। नहीं, अश्विनी मिश्रा एक चीज बता दीजिए, एक चीज बताइए। आपने कहा ना कट्टर हिंदू अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं, क्या आप उसी हिंदू की बात कर रहे हैं जिस हिंदू शब्द का अर्थ भयानक होता है? आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था, क्या आप उसी हिंदू की बात कर रहे हैं? आप बताइए पांडे जी, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, क्या आप उसी हिंदू की? अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल आपको प्रोपेगेंडा लग गया। अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं तो अश्विनी मिश्रा कहिए कि आप गलत कह रहे हैं। ऐसा हमारे किसी नेता ने कोट नहीं किया। क्या आप उसी हिंदू की बातचीत कर रहे हैं जिसका अर्थ भयानक होता है? इटर्नल है। हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, इंटरनल क्या हो जाता है? इंटरनल क्या हो जाता है? बात कर रहे हैं वो हिंदू जो मंदिर में लड़कियों को छेड़ता है उसकी बात कर रहे हैं। भयानक नहीं है हिंदू धर्म में। नहीं, मैंने हिंदू भयानक होने की बात नहीं कही। आपकी पार्टी के एक नेता सतीश जारकिहोली ने कहा था कि हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है। क्या आप उसी हिंदू की बातचीत कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, या किसी आप दूसरे हिंदू की बात कर रहे हैं? नहीं, आप मिसकोट कर रहे हैं। मिसकोट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आप चैलेंज कर रहा हूं कि आप मुझे गलत साबित करिए। अश्विनी मिश्रा, चैलेंज कर रहा हूं कि गलत साबित करिए। चैलेंज कर रहा हूं कि गलत साबित करिए इस शो में। बयान चलाइए। मैं चैलेंज तो कर रहा हूं, गलत साबित करिए। हिंदू धर्म चैलेंज कर रहा हूं, गलत साबित करिए अश्विनी मिश्रा। कि इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, नहीं ठीक है, फिर तो भगवान कृष्ण ने कोरोना भेजा था। हिंदू की परिभाषा यही है कि जहां पर ठीक है, हिंदू तो एक बीमारी की तरह है, कुष्ठ और एड्स से तुलना कर दी गई। राधिका खेड़ा जी राधिका खेड़ा, एक मिनट आता हूं जरा शुभ रास्ता के पास भी होकर आता हूं। शुभ रास्ता, इन्होंने कट्टर हिंदू की बातचीत की। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि अगर हम दो हमारे 24 की बातचीत कही जा रही है एमआईएम के द्वारा, इसको किस परिभाषा में रखा जाए? एमआईएम से तो कोई बैठे हुए हैं आपके पास, अगर तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि ये क्या कौन सी परिभाषा है, हम दो हमारे 24। इसलिए मैं बोल रही हूं पूछने के लिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी कहेंगे तो हो जाएगा कि भाई हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, तो हमें लेबल करने का शौक है। इसीलिए आप उन्हीं से पूछिए, इमरान सोलंकी जी बैठे हुए हैं, पूछिए। और अगर उनसे यह भी पूछिए कि अगर पलट करके यही चीज हिंदू समाज की तरफ से कोई भी एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो और बोले तो उनको कैसा लगे और उसको कैसे कैसे वो लोग लेबल दें यहाँ पर। बल्कि ये सवाल आप अमित जमई से भी पूछिए और ये सवाल कांग्रेस के नेता से भी पूछिए कि अगर यही सवाल, अगर यही फ्रेमिंग किसी हिंदू लीडर की तरफ से आती जो अपने आप को घोषित रूप से हिंदू बताते हैं तो उनके क्या अवधारणा होती। बहरहाल मैं सावरकर जी पर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस देश में भारत रत्न किसी को पूरी तरह से सही होने के लिए मिला है। भारत रत्न मिलने का अर्थ होता है कि आपने भारत के संदर्भ में जिन जिन लोगों ने उसके सांस्कृतिक, उसके बौद्धिक पक्ष को सुदृढ़ किया है, उनको भारत रत्न दिया जाता है। अब ये किसी की व्यक्ति पूजा, किसी के वैचारिक आग्रह से मुझे नहीं लगता कि कभी भी आज तक दिया गया है। ये ऐतिहासिक और बौद्धिक योगदान के गंभीर मूल्यांकन से मिलता है। और सावरकर जी की अगर आप बात करें तो उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन्होंने तमाम ऐसा लिटरेचर है जिसने इस देश को दशा और दिशा दी। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि वो तीखा लिखते थे, वो कई बार ऐसा लिखते थे कि इधर और उधर दोनों के खेमे वाले लोग आलोचना करते थे उनकी और सब उचित दूरी बनाना चाहते थे। अब आप देखिए कास्ट को लेकर के जो उनकी अवधारणा थी, उस कहीं उनमें अंबेडकर का पुट दिखता है। लेकिन जब आप गायों के को लेकर के जो उनके विचार थे, उससे जो कट्टर हिंदुत्ववादी जो आज सावरकर का झंडा लेकर घूम रहे हैं, वो भी भागते नजर आएंगे। उनके जो विचार हैं। इमरान सोलंकी, किसको रखें कट्टरता की परिभाषा में? कट्टरता की परिभाषा नहीं है, उनका बोलने का तरीका था। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो बता, जिस तरह कांग्रेस में बात समझ में सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, और जो देखो जो अपनी पार्टी अपनी सेकुलर बोलते हैं,
बीएसपी में या ममता बनर्जी बंगाल में, ये लोग क्या है, मुसलमानों का वोट लेते हैं। यहाँ के जो इसके जो मुसलमान हैं वो उनकी गुलामी करते हैं, वो सही में जूते चाट रहे हैं। तो यही बात है ना, हमारा यही मकसद, वो तीसरी बार क्या बोले कि हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलने का, जनता को समझाने का वो जो मंच पे बोले वो समझाने का तरीका उनका। तो ये कौन सी पाठशाला में पढ़ा, ये वाली परिभाषा, ये वाला तरीका? जिस तरह मोहन, नहीं, किस पाठशाला में पढ़ लिया? 4 हिंदू ने कुछ भी कह देंगे, उसके बाद कहेंगे कि मेरा तरीका है। जिस तरह 4 बच्चे पैदा करो, योगी तरह आपकी एक्स एमपी ने कहा था बीजेपी की महाराष्ट्र में, उसके बाद जैसे योगी तरह बोलते हैं आप 10 उठाओगे हम 100 को उठाएंगे, आप 1 उठाओ हम 10 को उठाएंगे। ये बोलते हैं, ये देखिए ये चीज नहीं है। हम बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, ये सब हम एमआईएम के मुसलमान जो है एमआईएम की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। नहीं, एमआईएम के मुसलमान क्या होता है? जो कांग्रेस में है वो मुसलमान नहीं है क्या? जो सपा में है, जो बीजेपी में, वो मुसलमान नहीं है क्या? केवल मुसलमान की परिभाषा में वही रहेगा जो एमआईएम के साथ रहेगा। ये कौन सी परिभाषा है भाई? बता रहे जो सपा में है, जो कांग्रेस में है, जो अपने ममता बनर्जी पार्टी मुसलमान है, ये मुसलमानों को हम गुलाम बोलते हैं। नहीं ठीक, मैं आऊंगा, अभी आऊंगा। राधिका, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रही हैं। और दूसरी बात है, बोलिए। ये अपनी मैं आदरणीय मोहन भागवत जी की जो लिस्ट थी कि कितने तरीके के हिंदू हैं, उसमें एक और ऐड करना चाहती हूँ। वो हिंदुओं के बारे में, वो छदम हिंदुओं के बारे में जो हिंदू है नहीं, जिन्होंने सरनेम भी चुराया हुआ है, अब धर्म और गोत्र भी चुरा रखे हैं, वो हिंदू है जो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है सदन में खड़े होके। वो हिंदू है जो कहते हैं कि हिंदू मंदिर में जाके लड़कियां छेड़ता है। वो हिंदू है जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम भजले प्यारे सीता राम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालग्राम को बदल के ये करते हैं रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। पूरा हमारे भजन को आप ये सोचिए, अगर किसी हिंदू ने किसी भी इस्लाम की कोई भी एक पंक्ति उनके जो ये मैं नहीं जानती ज्यादा कुरान शरीफ के बारे में, कुरान में कुछ लिखा हो उसको तोड़ मरोड़ दिया होता और उसमें राम का नाम ला दिया होता या उसमें क्राइस्ट का नाम ला दिया होता, तो क्या ये कांग्रेसी बैठ के ऐसे बोल रहे होते? पर इनके हर दिन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की ऐसी होती है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम, हमारे भजन को तो उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। तो ये वो वाले हिंदू है। बोलिए। तो ये तो हिंदू धर्म की बात। अश्विनी मिश्रा, क्या जवाब है एमआईएम का और राधिका खेड़ा दोनों की बात का? राधिका, यही एमआईएम और राधिका खेड़ा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो कट्टर हिंदू की बात करते हैं, वो कट्टर मुसलमान की बात करते हैं। इनफैक्ट ये इनकी सी टीम है। तो इन दोनों की राजनीतिक रोटियां सिर्फ इसी बात पर सिकती हैं कि समाज में कितनी नफरत फैलाई जाए। और राधिका जी, हाँ, होते हैं बहुत तरीके के हिंदू। हिंदू धर्म की खूबसूरती यही है कि जो अपने आप को हिंदू ना मानता हो वो भी हिंदू हो सकता है। ये हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देना, हिंदू का सर्टिफिकेट देना बंद करिए, क्योंकि सनातन हजारों साल से है, आप 45 साल से है। और ये बाबा की बात को यहाँ पर स्टैंप लगा दिया। जो राहुल गांधी फिर माफी मांगते फिरेंगे, तो इसका मतलब जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे कहते हैं कि हिंदू धर्म में बीमारी है, आप जैसी गलीज भाषा पे तो उतर नहीं सकता। आपने वॉशिंग मशीन में जाकर के, आपने वॉशिंग मशीन धुलने के बाद कोई ट्रेनिंग ली होगी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए। मैं ये ऐसी गलीज भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता जैसा आप करती हैं राधिका जी। मैं आपका सम्मान करते हुए कहता हूं कि मैं आपका सम्मान करते हुए कहता हूं कि आप जैसी गलीज भाषा का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता मैं। आपको शायद वॉशिंग मशीन धुलने के बाद ट्रेनिंग दी जाती होगी। मुझे पता है बीजेपी के प्रवक्ताओं को गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मोदी जी का जो डरा हुआ चेहरा है उसको मीडिया के सामने आके कैसे छुपा सके। आप ये नहीं, ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। अमित जमई जी, एमआईएम ने तो साफ कह दिया आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी बीजेपी में जो मुसलमान है मुसलमान मानेंगे नहीं। तो ये भी आप किसी कट्टरता की परिभाषा में रखेंगे या अलग रखेंगे सुविधा के हिसाब से? देखिए राकेश पांडे, ये कट्टरता के बारे में तो आप जानते हैं कि कट्टरता किसी एक समाज की बपौती तो है नहीं। मेजॉरिटी की सब कट्टरता और जो माइनॉरिटी की कट्टरता है ये एक दूसरे के मित्र होते हैं। जैसे हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जब अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग हम लोग कर रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को, राधिका खेड़ा हमारी बहन है वो जानती हैं, इंपॉर्टेंट लोगों को फोन करके कहा था कि हमारी सरकार को बचाइए। अब सवाल ये कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाम आरएसएस भाजपा की लड़ाई है। अब इस पीडीए में दलित, पिछड़े
मुसलमान, जैन, बुद्ध और वो सब जो पिछड़े अति पिछड़े तबके हैं, वो सब इसके अंदर शामिल हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर आरएसएस और बीजेपी की हालत, बीजेपी में मुझे बोलने दिया जाए, इनको थोड़ा बाद में वक्त दे दीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो आरएसएस बीजेपी को मालूम है कि आज उनके सामने उत्तर प्रदेश में कोई खड़ा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी की इंडिया अलायंस की नीतियां हैं, आदरणीय राहुल जी का साथ है, और आप 2027 में देखिएगा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल दी जाएगी एक एक सीट पर। और रही बात देखिए एमआईएम की, इमरान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इनकी पार्टी है, रजिस्ट्रेशन है, चुनाव लड़ते हैं, जहां चाहेंगे लड़ेंगे, अंडमान निकोबार में लड़ेंगे, हमसे क्या मतलब है। लेकिन राधिका खेड़ा जी का मामला एमआईएम वालों से अच्छा है। राकेश जी, एआईएमएम ने तो इनकी तरफ हाथ बढ़ाया था, साथ चुनाव लड़ने के लिए बातचीत इनकी शुरू हो रही थी। कल को अमीन जमाई साहब आपको साथ बैठ के चुनाव ना लड़ना पड़ जाए, क्योंकि आप लोगों का गठबंधन भी लड़ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, अब शुभ रास्ता अमीन जमई की बातों में आपको एमआईएम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा या सियासी विरोध दिखा, या फिर उसको स्किप करने की मंशा दिखी, क्योंकि नोएडा से शुरुआत कर रहे हैं अखिलेश यादव, वेस्टर्न यूपी जहां पर ऑलरेडी एमआईएम का एक अभियान चल रहा है अलग अलग जिलों में, क्या दिखा आपको? राकेश जी, मुझे बिहार रिपीट होता दिख रहा है। शुभ रास्ता से सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक लैबोरेटरी है, साइंस की लैबोरेटरी है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। कौन किसके साथ कंपाउंड बनाएगा कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सब एक दूसरे को संरक्षित करते हुए और सियासी रूप से विरोध करते हुए तो नजर आएंगे ही। अब एआईएमआईएम किसकी ए टीम है, किसकी बी टीम है, या किसी और के द्वारा प्रॉप की गई टीम है, इस पे मैं क्या बोलूं। हर चुनाव जो भाषा जिस भाषा का प्रयोग एआईएमआईएम करती है, कमोबेश उसी भाषा का प्रयोग राहुल गांधी संसद में करते हैं। नाक इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। इमरान सोलंकी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, इमरान सोलंकी कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभ रास्ता आपकी बात पर आता हूं, अश्विनी भाई रुक जाइए। एमआईएम पार्टी किसी की ए टीम और बी टीम नहीं है, हम लोग खुद की टीम है। या बैठ के फैक्ट चेक तो और राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो अपनी भाषा बोलते हैं। हमारे मुंह में हमारी खुद की जुबान है, हमारे मुंह में मुसलमान जो एमपी और एमएलए कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी या बीएसपी से, हमारे मुंह में उनके पार्टी की जुबान नहीं है, हमारे मुंह में हमारी खुद की जुबान है। और अब हक की हमारी जो लड़ाई है वो हक और अधिकार की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है, मुसलमानों की लड़ाई है। हम सिर्फ मुसलमानों की बात, तो वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे इमरान सोलंकी वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने का फॉर्मूला हम तो हमारे 24 का है। इमरान जी, आप बीजेपी की जो इमरान सुनिए, शुभ रास्ता का सवाल फिर रिप्लाई करिए। राकेश जी, मैं इमरान जी से प्रश्न यही पूछना चाहती हूँ कि दलितों और आदिवासियों को बिल्कुल संपुट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई दलितों के लिए भी, आदिवासियों के लिए भी है। जाइए ना सिमडेगा में जाकर के कहिए अपने एमएलए एमपी जिन्होंने भी भाषण दिया है, जाके यही भाषण देकर के आए। और ट्राइबल्स के साथ फिर आप ट्राइबल अधिकारों के लिए कितना आग्रही रहते हैं वहां पर भी ट्राइबल्स। जब ये सबको पता है, संविधान को मानकर उसको शपथ लेकर आए, और वो जब पार्लियामेंट में शपथ लेते तो जय भीम का नारा लगाया। और हमारे जो पार्टी जो लेता, मैंने क्या कहा, आपने प्रश्न नहीं सुना, मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर देती हूँ। मैंने सुना है। तो आपको लगता है कि इसमें दलितों की, वंचितों की और आदिवासियों के हक संरक्षण की बात है कि हम दो हमारे 24? बिल्कुल। अरे मैडम, आपके जो बीजेपी की जो एमपी उसके लिए क्या बोला आपने? जो बोला 4 बच्चे पैदा करो, बीजेपी के जो धर्म, मैंने एंडोर्स किया क्या? मैंने आपकी तरह बोला क्या? ठीक। इमरान सोलंकी, आप बहुत आसानी से स्किप कर रहे हैं कि हम दो हमारे 24 का फॉर्मूला, यही आपके मजलिस की लड़ाई का क्या फॉर्मूला है? या बहुत आसानी से स्किप कर रहे हैं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।